नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म स्पीड वे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी को हम लोग वन बाय वन एक अच्छे वे में कवर करेंगे, जिससे आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान की जो पहली मांग रखी गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के तहत 1895 में रखी गई थी। इस चीज में अंतर है कि संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग। संविधान की जो मांग रखी गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लेकिन जो संविधान सभा की जो पहली मांग रखी गई थी वो रखी गई थी एम एन राव के द्वारा। एम.एन. राव वही मानवेंद्र नाथ राव, इन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी। औपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब होता है एक व्यवस्थित तरीके से। किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हम उसे पूर्ण डेडिकेशन के साथ करते हैं, और एक तरीका होता है उसे हम लोग टालते रहते हैं। तो वही डेडिकेशन के साथ होना औपचारिक रूप से मांग थी। मानवेंद्र नाथ राय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। यहीं पर एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी वो 1920 में बनी थी। अब दौर आता है 1935 का, और 1935 में ये कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई थी। मतलब कांग्रेस ने अब इस पे तेजी से मुद्दा बना करके रखा था। दौर आता है 1936 का, और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन जो चल रहा था लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में संविधान सभा की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे दौर आता है 1940 का। अब 1940 में पूछा जाता है कि आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के तहत अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। उसका भी कारण था, इस वजह से स्वीकार किया था क्योंकि 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को भारतीयों की सहायता की जरूरत थी। इस वजह से उन्होंने ये मांग को स्वीकार किया और अगस्त प्रस्ताव भेजा। अगस्त प्रस्ताव का मतलब एक प्रपोजल होता है, ऑफर होता है, जिसमें ये कहा गया था कि हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके समय आया था? तो ये आया था निम्नलिखितों के समय। निम्नलिखितों उस टाइम पे वायसराय था। अच्छा, केवल हमें निम्नलिखितों के बारे में यहाँ पर इतना ही याद रखना है, इसके बारे में डिटेल्ड में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। किसके समय आया? निम्नलिखितों के समय आया। लेकिन क्या हुआ कि हम भारतीयों ने इसका विरोध किया। हम भारतीयों ने क्यों विरोध किया? क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव का कहना था कि जो आपकी संविधान सभा होगी वो डोमिनस स्टेटस की बेस पर बनाई जाएगी। डोमिनस स्टेटस का क्या मतलब होता है? डोमिनस स्टेटस का मतलब होता है कि जो रूल कानून होंगे वो आप बना सकते हैं, संविधान भी भारतीय बना सकते हैं, लेकिन जो शासन प्रणाली होगी वो हमारे इंग्लैंड की प्रिंसेस के अनुसार होगी। इस वजह से हम लोगों ने इसका विरोध किया। और कांग्रेस का ये मानना था कि जो हम लोग बनाएंगे संविधान वो एक पूर्ण स्वराज्य के अनुसार बनाएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग के लिए हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही साथ गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह से यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो पहले सत्याग्रही गांधी जी के बने थे वो कौन बने थे? तो वो पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसके साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। दूसरी बात करते हैं मुस्लिम लीग ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग का जो संचालन कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना को जरूरत थी अपने एक अलग देश की। उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो अपना पाकिस्तान बनाना चाहते थे। थोड़ा सा डिटेल्ड में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास, अगर मैं मैप से देखूं तो ये हमारे पास भारत का मैप हो गया। ठीक है, तो इधर जो पाकिस्तान का क्षेत्र था, इसके साथ साथ इधर जो बंगाल का क्षेत्र था, तो ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और यहाँ के लोग जिन्ना को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते थे, जिनके सपोर्ट से आकर के जिन्ना ने एक पाकिस्तान की मांग की, और इस वजह से इन्होंने इस संविधान सभा का भी विरोध किया।
ठीक है, धीरे धीरे इसके बाद दौर आता है 1942 का। अब 1942 में अंग्रेजों ने दूसरा प्रस्ताव फिर भेजा। उस प्रस्ताव का नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसको किसने लाया? तो लाई स्टोफर्ड क्रिप्स ने। कौन से? स्टेफर्ड क्रिप्स ने। अच्छा, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको क्यों अस्वीकार कर दिया गया? सेम इस पर चीजें रिपीट की गई। इस पर भी ये कहना था कि जो भी आप संविधान सभा बनाइए वो डोमिनस स्टेटस की बेस पर ही बना पाएंगे। इस वजह से भी हम लोगों ने इसका विरोध किया। अब इसके बाद धीरे धीरे दौर आता है 1945 का। 1945 की बात करते हैं तो 1945 में इंग्लैंड में एक बना कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन का जो चेयरमैन था, अध्यक्ष था, वो था पैंथिक लॉरेंस। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आता है 1946 में। ये चीज याद रखिएगा कि कब बना, तो बना 1945 में। कहाँ बना? इंग्लैंड में बना। भारत कब आया? तो भारत आया 1946 में। इस कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? तो इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। 3 मेंबर के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के ही अध्यक्ष थे। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तीसरे थे पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस यहाँ के अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई से रिलेट कर लीजिएगा, सिर्फ याद करने के पर्पज से। तो यहाँ से ये याद रखना है कि कैबिनेट मिशन 1945 में इंग्लैंड में बना। इसके बाद 1946 में भारत आया। पैंथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे। एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अन्य मेंबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैबिनेट मिशन के तहत अब हमारी संविधान सभा बन रही है। अब इसमें हमारे पास 389 सीटों पर हमारे पास चुनाव होना है। इन 389 सीटों की कैसे चुना जाएगा? इसमें 293 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश भारत की हैं। ब्रिटिश भारत का क्या मतलब है? ब्रिटिश भारत का मतलब है कि भारत का वो भूभाग जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर रखा है। साथ ही साथ जो 93 हैं वो हमारी देसी रियासतों ने भाग लिया था। देसी रियासतें आपको पता होगा क्योंकि उस टाइम भारत छोटे छोटे भूभागों में विभक्त था जहां पर राजाओं का शासन चलता था। तो उन वहां से 93 देसी रियासतों ने हिस्सा लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो 293 ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे वहां पर हम लोगों ने इलेक्शन कराया था। और जो देसी रियासतें थी उनमें हम लोगों ने डायरेक्ट नामित कर लिया था। नोमित और इलेक्शंस में आपको अंतर पता होगा। नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री का एक प्रकार से नामांकन किया जाता है, नामित किया जाता है, नॉमिनेशन होता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष का एक चुनाव होता है। हम लोग देखते हैं क्या कभी हमने प्रधानमंत्री का वोट दिया है? हमने कभी प्रधानमंत्री का इलेक्शन देखा है? इलेक्शन केवल लोकसभा अध्यक्ष का होता है, विधानसभा अध्यक्ष का होता है, ना कि मुख्यमंत्री का, ना कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तो एक लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। ये लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। याद रखिएगा कि हमें इलेक्शंस में और नॉमिनेशंस में डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए। दूसरी चीज होती है हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति हम लोग नहीं चुनते हैं, ये तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, इसके साथ दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के अध्यक्ष जो नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्टेड होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल्ड में देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो ये इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन हमारा अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष इस वजह से होता है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था कि सब लोग इसे चुने। सिर्फ हम लोगों ने 10 लाख लोगों में से 1 लोगों को चुन लिया था और उन 10 लाख लोगों में 1 लोगों को चुनना, इस वजह से इसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारे पास इस वजह से संविधान सभा जो बनी थी, इसमें क्वेश्चन आता है तो वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी, मतलब पार्शियली इलेक्टेड थी, और आंशिक रूप से नॉमिनेट थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी। क्यों? क्योंकि हमने 293 जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से उनसे हम लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव कराया था, इस वजह से आंशिक निर्वाचित।
और साथ ही साथ 93 जो रियासतें थी उनसे हम लोगों ने नॉमिनेशन कराया था, इस वजह से आंशिक नौमित हुई थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब इस संविधान सभा में जो हम लोगों ने चुनाव कराया था तो इसमें हमारे पास 3 कमेटियों ने भाग लिया था और ये 3 कम्युनिटियां कौन थी? इसमें से जो पहली कम्युनिटी थी वो जनरल कम्युनिटी थी। जनरल के अलावा जिसमें दूसरी थी सिख कम्युनिटी, तीसरी जो कम्युनिटी थी मुस्लिम थी जो मुस्लिम लीग थी। सिख और मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग थे वो जनरल कैटेगरी में रखे गए थे। चलिए अब आगे होता है जब हमारा चुनाव होता है तो इस चुनाव का क्या परिणाम रहता है। अब 399 सीटों में चुनाव के बाद जब चुनाव परिणाम आता है तो इसमें कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और इधर देखा जाए तो मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें ही मिली और 15 सीटें जो थी वो निर्दलीय थी, ना तो वो मुस्लिम लीग में थी ना तो कांग्रेस में थी। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो मुस्लिम लीग ने केवल 73 सीटें हासिल की, यहाँ से जिन्ना का दिमाग और ठरका और जिन्ना ने यहाँ पर संविधान सभा का विरोध किया और साथ ही साथ पाकिस्तान की घोषणा कर दी और यहीं से हमारे देश का विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप जो हमारी 399 सीटें थी वो स्वतंत्र भारत में 299 सीटें ही रह जाती हैं। अब इन 299 सीटों के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें एक संविधान सभा बनाना है और साथ ही एक संविधान भी। चलिएगा अब आगे हम लोगों ने 299 सीटों के अनुसार अब हमने संविधान सभा बनाना स्टार्ट किया। अब संविधान सभा जब बनती है तो इसमें 2 तरह से बांटा जाता है। एक वो थी बॉडी जो संविधान बनाएगी, दूसरी वो थी जो उसके नियम कानून लेजिस्लेटिव का काम करेगी। एक संविधान जो बनाने वाली सभा थी उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 दिन के लिए चुना गया था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो दूसरी बैठक हुई थी 9 दिसंबर, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को जिसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के अध्यक्ष कौन थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। दूसरे जो उपाध्यक्ष के रूप में 2 लोग काम कर रहे थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णाचारी। याद रखिएगा यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी हमारी थी लेजिस्लेटिव बॉडी जो लेजिस्लेटिव नियम बनाएगी। अब इसे याद रखने के लिए हम ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव, इसमें जी हमारा जो है हाईलाइट हो रहा है लेजिस्लेटिव, तो वहां से आप अध्यक्ष के रूप में याद रख सकते हैं लेजिस्लेटिव, जी से जीवी मावलंकर। कौन थी? जीवी मावलंकर। अब हमारी जो संविधान सभा बनती है इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। दूसरी चीज होती है कि जो इस संविधान सभा के मुख्य ड्राफ्टकार, ड्राफ्टकार का मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जो रूपरेखा तैयार करना, कि संविधान सभा में कितने मेंबर कैसे भाग लेंगे, इन सब चीजों की रूपरेखा जो तैयार की थी वो तैयार की थी एस.एन. मुखर्जी। यहाँ से कंफ्यूजिंग पॉइंट बनता है कि जब आपसे पूछेगा चीफ ड्राफ्टकार संविधान सभा के कौन थे तो वो एस.एन. मुखर्जी थे। दूसरी जो था ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान की रूपरेखा तैयार की जाती है जिसे मसौदा अथवा प्रारूप समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग इसका इंग्लिश वर्ड होता है, तो उसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो होंगे बी.आर. अम्बेडकर। याद रखिएगा संविधान सभा की जो कमेटी के अध्यक्ष वो एस.एन. मुखर्जी, लेकिन जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हैं बी.आर. अम्बेडकर। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो संविधान की बैठक प्रारंभ होती है और संविधान की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और यहाँ से क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि इसमें कुल कितने मेंबर्स ने भाग लिया था। यहाँ पर कुल 211 मेंबर्स ने भाग लिया था।
इसके जस्ट 2 दिन बाद हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इस दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया और ये बैठक हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद 2 दिन बाद हमारी तीसरी बैठक होती है और इसमें तीसरी बैठक में एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने हमें एक उद्देशिका प्रस्तुत की। उद्देशिका वही प्रस्तावना, लेकिन अभी प्रस्तावना को हम लोगों ने उद्देशिका नाम नहीं दिया था। हम लोगों ने प्रस्तावना को जो 22 जनवरी 1947 को इसे हमने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद हमने इस उद्देशिका का जो नाम है वो प्रस्तावना रखा। इसी के साथ साथ हम लोगों ने 22 जनवरी 1947 को एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम किया। वो काम था हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको हमने अपनाया था और राष्ट्रीय ध्वज को जो बनाने वाले थे वो हमारे थे पिंगली वेंकैया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण किया था या राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनिंग किसने की थी, तो ये हमारी थी पिंगली वेंकैया। आगे देखते हैं संविधान की समितियों के बारे में। संविधान की कुल टोटल 21 समितियां बनी थी। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कुल कितनी समितियां थी, तो 21 समितियां थी, जिसमें से जो मेजर समिति थी वो हमारी 8 थी और जो माइनर थी वो हमारी 13 थी। एसएससी ने अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, तो वो 2 चीजों पर पूछा है। पहला ये था कि कुल कितनी समितियां थी, तो वो 21 थी। मेजर इसमें कितनी थी, वो हमारी 8 थी। माइनर से क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, याद रखिएगा, लेकिन भविष्य में ये बन भी सकता है, तो इसे याद रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप मेजर याद रख सकते हैं 8, तो माइनर भी याद रख सकते हैं 13। अब इसमें जो मुख्य रूप से हमारी जो कमेटी थी वो थी हमारी प्रारूप और मसौदा समिति। प्रारूप मसौदा की बात करते हैं, जो हमारे पास संविधान को बनाएगी और संविधान की पूरी रूपरेखा को तैयार करेगी। इसके जो हम लोगों ने बनाया इस कमेटी को, वो हमने 29 अगस्त 1947 को बनाया और इसमें हमने अध्यक्षता में किसके बनाया, तो बी आर अम्बेडकर की। वही हमने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी वो बी आर अम्बेडकर, लेकिन संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी एस एन मुखर्जी। इस पॉइंट को हमने एक बार फिर क्लियर किया है, इस चीज पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर में एक मेंबर जो बी आर अम्बेडकर थे, जो चेयरमैन थे। इसके अलावा 6 मेंबर्स और थे। इन 6 मेंबर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। हम लोग देख पा रहे हैं कि चेयरमैन जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो बी आर अम्बेडकर थे। इसी के साथ साथ दूसरे जो थे वो हमारे अलादीन स्वामी अय्यर थे। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि आपको ऑप्शंस में 3 मेंबर्स यहाँ से दे देगा, एक मेंबर दूसरा दे देगा और पूछेगा कि इस संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष के रूप में या मेंबरशिप के रूप में कौन नहीं था। तो यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर पहले हैं अलादीन स्वामी अय्यर, दूसरे हैं गोपाल कृष्ण अय्यर, तीसरे हमारे हैं मोहम्मद शहीदुल्लाह, तीसरे चौथे हैं हमारे के एम मुंशी और इसके आगे हैं बी एल मित्तल तथा अगले हैं डी पी खेतान। अब इसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ट्रिक के साथ। थोड़ा सा अगर रिलेट चीजें हमें मिल जाएंगी तो याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें याद कैसे रखना है, हमें ए बी सी डी तो आती ही होगी, तो ए से हमें याद रखना है कि अलादीन स्वामी अय्यर। बी से हम लोग याद रखते हैं कि बी एल मित्तल। कौन से, बी एल मित्तल। चीजें जैसे ही हम लोग इस तरह से याद करेंगे तो रिलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और चीजें हम लोग अच्छे वे में कवर कर पाएंगे। सी से हम लोग याद रख सकते हैं शहीदुल्लाह। क्या याद कर सकते हैं, शहीदुल्लाह। इसके अलावा हमारे पास डी से याद रखना है डीपी खेतान। क्या याद रखेंगे, डीपी खेतान। और इसके आगे हमें याद रखना है जी के, जनरल नॉलेज। जी से आप लोग याद रख सकते हैं गोपाल कृष्ण अय्यर और आप लोग याद रख सकते हैं के से के एम मुंशी। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप रिकॉल करिएगा एक बार फिर। ए से अलादीन स्वामी अय्यर, बी से बी एल मित्तल, सी से शहीदुल्लाह, डी से डीपी खेतान, जी से गोपाल कृष्ण अय्यर, के से के एम मुंशी।
चलिएगा आगे देखते हैं। अब ये हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें ये नाम किस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बीएल मित्तल थे इनकी बीच में हो जाती है मृत्यु, और बीएल मित्तल की जो जगह आते हैं वो आते हैं एन महादेवन, और डीपी खेतान की जो बीच में मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो जगह आते हैं वो टीटी कृष्णचारी को लिया जाता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही बनते हैं कि बीएल मित्तल के स्थान पर किसे चुना गया, या प्रारूप समिति में कौन से दो मेंबर्स थे जिनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनता है वो बीएल मित्तल, डीपी खेतान, या बोलेगा कि कौन से जो मेंबर थे जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी जगह हम लोगों ने किसे चुना था। तो वो आता है एन महादेवन और टीटी कृष्णचारी को। चलिएगा इस कमेटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। देख पा रहे होंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका जो पूरी रूपरेखा जो तैयार कर दी थी और उसको उन्होंने समक्ष सब लोगों के सामने सभा में जो पेश किया था वो 24 नवंबर 1948 को पेश किया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पेश किया, 24 नवंबर 1948। मतलब इस दिन उन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया था कि जो हमारा संविधान है बन करके रेडी हो गया है, अब इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, आगे क्या करना है वो आगे डिसाइड किया जाएगा। अब इसे 24 नवंबर 1948 को जब पेश किया गया तो इसमें जांच हुई, सब लोगों ने देखा और इसके बाद इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। याद रखना यहाँ पर चीजें कंफ्यूजन में आती हैं। स्वीकार करना, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना एक ही चीज है, बट लागू करना अलग चीज है। हमने क्या क्या बताया, स्वीकार करना, अधिनियमित करना, अंगीकृत करना या आत्मसमर्पित करना एक ही चीज है। तो क्वेश्चन में कहे कब इसे स्वीकारा गया, कब इसको आत्मसमर्पित किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब अंगीकृत किया गया, तो ये एक ही चीजें हैं। चलिएगा अब हमारे पास इस संविधान को हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। अब ये पूरा देश हमारी इस संविधान के अनुसार आगे बढ़ेगा। अब इस संविधान और संविधान सभा से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान जो हमारा बना था तो इसमें कुल हमारे पास 11 सेशन हुए थे। इन 11 सेशंस को टोटल हमारे पास 165 दिन चलाया गया था। इसमें जो हमारे पास जो बनकर के रेडी हुआ था संविधान वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था कंप्लीट। ये जो 11 सेशन है इनमें से हमें इम्पोर्टेंट क्या चीजें याद रखी हैं, तो हमें पहला सेशन से याद रखना है। इस पहले सेशन को जो 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला था, और जब लास्ट सेशन जो चला था वो 14 नवंबर अर्थात 11वां जो सेशन चला था वो 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। इस संविधान को बनाने में कुल जो बजट लगा था, कुल खर्च जो आया था वो 64 लाख रुपए का आया था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। कितने सेशंस हुए, कुल 11 सेशंस। कितने दिन चले, कुल 165 दिन चले। पहला सेशन कब हुआ, 9 से 23 दिसंबर तक है 1946 तक। अगर लास्ट सेशन कब चला, 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। इसे बनाने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर पहला ये कि कुल कितना समय लगा, दूसरा ये कि कुल कितने सत्र चले। चलिएगा अब आगे देखते हैं, और आगे जो ये संविधान सभा बनी थी, इस संविधान सभा का एक जो सिंबल रखा गया था वो हमने हाथी चूज किया था, जो साइन के रूप में हाथी लिखा गया था। इसी के साथ साथ बात करते हैं कि इस संविधान को जो लिखने वाले कौन थे, तो लिखने वाले जो थे प्रेम बिहारी रायजादा थे। इन्होंने अंग्रेजी में इसे लिखा था। याद रखिएगा, पहले क्वेश्चंस को देखिएगा कि क्या कह रहा है। अगर ये कहेगा कि किसने लिखा था तो या तो वो प्रेम बिहारी रायजादा देगा या तो बसंत कृष्ण वैद्य देगा, दोनों कभी भी नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो ऑप्शन ए या बी देगा, या एक ही ऑप्शन में दोनों लोगों के नाम देगा। कभी भी ये नहीं देगा कि मतलब दोनों ऑप्शंस में और अलग अलग से ऑप्शंस करे, दोनों ऑप्शंस में दे और अलग अलग दे दे। अगर ये अलग अलग देता है तो उस केस में फिर इसमें हमारा डाउटेबल क्वेश्चंस होगा और इस पर हम क्लेम कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज जो पूछेगा वो कैसे पूछेगा कि अंग्रेजी में किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने। हिंदी में किसने लिखा, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने सिर्फ लिखा,
तो दोनों लोगों ने लिखा। या तो एक ऑप्शन होगा, या तो दोनों एक ही में होंगे, या तो ए और बी दोनों ऑप्शंस में दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो इसकी चित्रकारी की गई थी वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर पॉइंट हमने पहले कवर किया था कि इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो हमारे थे बी.एन. राव। इस चीज को भी याद रखिएगा कि कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। अब हम लोग देखते हैं जो हमने अभी तक एक समिति पढ़ी थी, प्रारूप और मसौदा समिति, जिसका हमें डिटेल्ड में पढ़ना आवश्यक था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो समिति है उसमें जो महत्वपूर्ण समितियां थी जिन्हें हमें याद रखना है, इन्हें हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे कौन कौन सी समितियां थी और हमें कैसे याद रखना है। हम लोग उस समिति के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम याद रखेंगे और उनसे ये देखेंगे कि कौन कौन सी समिति ये संचालित कर रहे थे। चलिएगा, पहली जो समिति है हमने अभी कवर किया है, प्रारूप और मसौदा समिति। ये जनरली सब लोगों को याद रहता है कौन थे इसके अध्यक्ष, वो थे बी.आर. अम्बेडकर। दूसरी जो समिति आती है राजेंद्र प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद 4 समितियों को हैंडल कर रहे थे। अब इसे याद करते हैं हम लोग एक ट्रिक से। ट्रिक्स कैसी है हमारी, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे पास उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। अब राष्ट्रपति क्या करता है, पूरे देश का संचालन करता है, तो यहाँ से जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी चीज ये है कि जब वो संचालन करेगा तो कुछ नियम कानून बनाएगा, वो नियम कानून के अंतर्गत हमें चलना होगा। वैसे भी राष्ट्रपति ही नियम कानून अंतिम रूप से पारित करता है। तो यहाँ से याद रखिएगा जो नियम प्रक्रिया समिति है वो किसकी है, वो राजेंद्र प्रसाद की ही है। अगले बात करते हैं कि जो हमारे पास पूरे देश का संचालन कर रहा होगा उसके नीचे कुछ स्टाफ मेंबर्स भी काम कर रहे होंगे। तो यहाँ से आप रिलेट करिएगा जो कर्मचारी समिति है, और वो कर्मचारी जो होंगे वो वेतन भी ले रहे होंगे, तो यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि वित्त और कर्मचारी जो समिति है वो राजेंद्र प्रसाद की ही है। चलिएगा, अब यहाँ से देखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद ही ने झंडा जो फहराया था। जनरली जो झंडा फहराता है वो प्रधानमंत्री ही फहराता है, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी। लेकिन हमें यहाँ याद करने के लिए ये केवल रिलेट करना है कि जो झंडा फहराया था वो राष्ट्रपति ने फहराया था, और वो कब फहराया, कौन था, वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ से झंडा जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करते हैं कि रिलेट कर पाए होंगे। संचालन समिति, पूरे देश का संचालन कौन, राष्ट्रपति। नियम प्रक्रिया समिति, पूरे देश के लिए जो नियम प्रक्रिया बनाएगा वो कौन, राष्ट्रपति, अर्थात राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो वित्त और कर्मचारी, जब वो पूरे देश का संचालन कर रहा होगा तो उसके नीचे हमारे पास कुछ स्टाफ मेंबर्स होंगे, कर्मचारी होंगे जो पेमेंट भी ले रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारा वित्त और कर्मचारी समिति यहाँ से बनती है। इसके बाद पहली बार जो झंडा किसने फहराया, तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने फहराया। ये सिर्फ हमने पॉइंट रिलेट करने के लिए याद रखा है। जनरली जो झंडा फहराता है वो प्रधानमंत्री फहराता है, ये याद रखिएगा। अगली जो हमारी समिति आती है व्यापार समिति। व्यापार जब हम लोग यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो हमें एक मुंशी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से जो व्यापार समिति है, बिजनेस समिति है, उसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे के.एम. मुंशी। तो आप लोग अच्छे से याद कर पा रहे होंगे, के.एम. मुंशी। चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारी पास है दूसरी सदन समिति। सदन वही लोकसभा का सदन, जो राज्यसभा का सदन जिसे हम लोअर हाउस और अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो उसी से हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। राज्यसभा एक अपर हाउस होता है, लोकसभा एक लोअर हाउस होती है। तो यहाँ से आप रिलेट करिएगा, जो हाउस होता है, जब हम लोग घर बनाते हैं तो हमें कुछ जमीन की आवश्यकता पड़ती है, और इसे जमीन को हम लोग कहते हैं पट्टा। तो पट्टा से रिलेट कर लीजिएगा, पट्टा भी सीता रमैया। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, पट्टा भी सीता रमैया। अगले देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जितनी भी समितियां हैं उसमें या तो संघ आएगा, संघ का मतलब यूनियन, या तो राज्य आएगा, राज्य का मतलब होगा स्टेट। तो इनकी जितनी भी समितियां हैं उन्हें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जिसमें संघ आएगा या तो उसमें राज्य आएगा, वो जितनी भी समितियां होंगी सब किसकी होंगी, वो पीटी नेहरू की ही होंगी। तो देख पा रहे होंगे संघ शक्ति समिति,
कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद संघीय संविधान समिति, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद राज्य समिति, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? राज्य योजना समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जिसमें संघ और राज्य आता है वो कौन डील करेगा? वो पीटी नेहरू डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सरदार पटेल किन किन समितियों को डील कर रहे थे। याद रखिएगा, यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे कि सरदार लोग जो होते हैं वैसे भी एक पावरफुल होते हैं। तो सरदार बड़ा जब पावरफुल होता है तो इनको वो काम दिया जाता है जो बड़ा कठिन होता है। अब कठिन होगा तो ये क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे पास आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो ये उनकी बात करते हैं, उन्हें अपना हक दिलाएंगे क्योंकि यही पावरफुल हैं। अब उन्हें जब अपना हक दिलाएंगे तो उनको ऐसा तो है नहीं, उनको पहले जा करके बताएंगे कि हम ऐसा ऐसा करे रहे हैं, तो उनको ये पहले सलाह देंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा, सलाहकार समिति किसको सलाह दे रहे हैं? अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक जो आदिवासी पिछड़ा वर्ग है उसको। दूसरी चीज, उनको क्या सलाह दे रहे हैं कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो पाए। उनकी रक्षा जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? सरदार लोग कर रहे हैं। से हम लोगों ने देखा कि जो सरदार पटेल थे वो आदिवासियों को पहले जाकर के उनको सलाह देते हैं, उनको बताते हैं और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब जब ये सब काम उन्हें करना होगा तो उनको प्रांत प्रांतों में घूमना होगा। तो यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। हमने देखा कि हमारे पास सरदार लोग जो थे अल्पसंख्यक आदिवासियों लोगों की रक्षा कर रहे थे, जा जा करके उनको सलाह दे रहे थे, उनके मौलिक अधिकारों से जागरूक कर रहे थे, उनके मौलिक अधिकारों के हनन से उन्हें बचा रहे थे। अब इसके काम करने के लिए उन्हें प्रांत प्रांत घूमना पड़ रहा था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और आगे हमारी जो लास्ट समिति बनती है वो बचती है क्रेडेंशियल समिति। क्रेडेंशियल समिति का मतलब होता है जांच समिति, जांच लेखा समिति, विश्वसनीयता समिति। इसे हम सलाह यही देंगे कि आप ये याद रखिएगा कि क्रेडेंशियल समिति क्या है। इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में विश्वसनीयता देता है, कभी कभी वैधता जांच देता है। और सीजीएल 2022 हुआ था और 2021 हुआ था, उसमें तो ये दिया था कि साख समिति क्या है। अब साख समिति एक कंफ्यूजन पॉइंट बन गया था बच्चों का, इस वजह से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो सीधा सीधा हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे याद कर लेंगे। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल का मतलब होता है विश्वास। और विश्वास हम लोग किस पर करते हैं? मनुष्य पर तो विश्वास आसानी से किया नहीं जा सकता है, तो हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। भगवान का मतलब अल्लाह का, और अल्लाह से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। क्रेडेंशियल समिति कौन डील कर रहे थे? अलादीन स्वामी अय्यर डील कर रहे थे। तो क्रेडेंशियल समिति कौन डील कर रहा था? अलादीन स्वामी अय्यर। अब एक बार हम लोग समितियों को पुनः रिकॉल करते हैं बिल्कुल स्पीड में। हमने पहले देखा कि जो प्रारूप समिति थी उसे कौन डील कर रहा था? बी.आर. अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद पूरे देश के राष्ट्रपति थे, तो इन्हें पूरे देश का संचालन करना था, तो ये संचालन कर रहे थे। संचालन के साथ साथ जो नियम कानून थे देश के लिए वो बना रहे थे, तो यहाँ से नियम प्रक्रिया समिति। इसके बाद उनके नीचे कई स्टाफ काम कर रहे होंगे, कर्मचारी काम कर रहे होंगे जो पेमेंट ले रहे होंगे, तो वित्त और कर्मचारी समिति। इसके बाद उन्होंने पहली बार झंडा फहराया तो झंडा समिति। इसके बाद हमारे पास जब हम लोग कोई व्यापार करते हैं तो हमें एक मुंशी की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ से हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे के.एम. मुंशी। इसके बाद हमारे पास होता है कि जो सदन होता है, हाउस होता है, हाउस समिति क्या है? तो हाउस समिति जब हम लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें पट्टा जमीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे पट्टाभी सीतारमैया। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जितनी भी समितियां होंगी, या तो उसमें संघ होगा यूनियन, या तो राज्य होगा स्टेट। यहाँ से हम लोग याद कर पाएंगे। अगली चीज है हमारी, अगला है सरदार पटेल की जो जितनी समितियां हैं। सरदार लोग थे जो बहुत पावरफुल थे, तो वो क्या करते थे? जो अल्पसंख्यक आदिवासी थे उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहे थे। इसके लिए उन्हें जाकर के सलाह देना पड़ रहा था लोगों को। उनके अल्पसंख्यक आदिवासियों को जा जाकर के प्रांतों में जा जाकर के सलाह दे रहे थे। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक आदिवासी समिति, इसके साथ साथ सलाहकार समिति। और लास्ट जो है हमारी क्रेडेंशियल समिति, जिसे हम लोग विश्वसनीयता समिति। विश्वास हम लोग किस पर करते हैं? अल्लाह पर करते हैं, भगवान पर करते हैं। तो ये विश्वसनीयता, वैधता जांच
साख समिति जो है हम लोग याद रखेंगे। क्रेडेंशियल समिति के नाम से याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन पॉइंट बनता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। साथ ही साथ ये बताइए कि ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर इस लेक्चर का पीडीएफ आप चाहते हैं और इसे हम चाहते हैं कि हम लोग कलेक्ट करते जाएं और हमारे एक अच्छे वे में नोट्स ऐसे तैयार हो जाएं जिन्हें हमें लिखना ना पड़े, तो इसके लिए हमें आप अपने कमेंट बॉक्स पर ये बताइएगा जिससे हम आपको ये नोट्स शेयर कर सकें। देख पा रहे होंगे नोट्स कितने बेहतरीन हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हमारे पास कोई भी चीज छूटी हो। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस पर हर एक चीज कवर की गई है और ऐसे ही वे में हम धीरे धीरे पूरी पॉलिटी को खत्म करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल हमारा है जो इस पे हम लोग पॉलिटी सेशंस के साथ साथ अन्य सेशंस को पूरी तरह से अच्छे वे में डील करेंगे। तब तक के लिए हमारे स्पीडवे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके और इस जर्नी में हम आपके साथ एक अच्छे वे में आगे बढ़ सकें और इस मोटिवेशन के साथ हम लोग आपकी नैया को भी पार कराने की पूरी जिम्मेदारी ले रखे हैं। तो चलिए आज की सेशंस में इतना ही। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।